Hello, Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Today we are studying the topic of taxation management. The first topic we are studying here, the first topic is about the history of income taxation in Pakistan. पाकिस्तान में जो भी इनकम टैक्सेशन सिस्टम जो अभी फ़िलहाल लेवर्ड है उसकी क्या हिस्ट्री है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। टैक्सेशन मैनेजमेंट हमें क्या बताता है कि हमने जो हमारी गवर्नमेंट है जितने भी टैक्सेस हम पे इन्फोर्स करती है उन टैक्सेस की प्रोमिलगेशन कब हुई है और उन टैक्सेस का क्या पर्पस है और कौन कौन से टैक्सेस हैं और किस वजह से लगाए जाते हैं, ये सारा कुछ बताया जाता है टैक्सेशन मैनेजमेंट में। और हमारी गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, उन टैक्सेस को कैसे मैनेज करती है, इसको हम स्टडी करेंगे टैक्सेशन मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में। तो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्सेशन इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे जो इनकम टैक्स की हिस्ट्री है उसको फर्दर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला जो हम फर्स्ट पार्ट जो स्टडी करेंगे वो होगा इनकम टैक्सेशन की हिस्ट्री बिफोर पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ये जो पार्टीशन की गई है सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को समझने में और याद करने में आसानी रहे, इसलिए ये पार्टीशन की गई है और सीक्वेंस से की गई है टाइम पीरियड के लिहाज से, ताकि आप उसको पिछले वाले एक्ट को या पिछली वाली स्टेटमेंट को नेक्स्ट स्टेटमेंट से रिलेट कर सकें। तो जो पहला पार्ट है बिफोर पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट का, जब सब कॉन्टिनेंट जब हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रहते थे तब जो लेजिस्लेशन सिस्टम था टैक्सेशन का क्या था, और जब आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान अलहदा हो गया और इंडिया एक अलहदा स्टेट बनी, उसके बाद पाकिस्तान ने अपना टैक्सेशन सिस्टम कैसे मैनेज किया और कौन से एक्ट या कौन से ऑर्डिनेंस पास किए गए नए टैक्सेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने में। तो इसमें हम ये सब चीज़ें स्टडी करेंगे। बिफोर पार्टीशन का पार्ट हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं, तो टैक्सेशन मैनेजमेंट की जो हिस्ट्री है आज हम उसका पहला पार्ट पढ़ेंगे बिफोर पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और उसकी जैसे कि आपको दिख भी रहा है उसकी 8 स्टेजेस हैं। 8 स्टेजेस हमने बनाई हैं उसकी टाइम पीरियड के लिहाज से कि डिफरेंट टाइम पीरियड में क्या टैक्स की डिफरेंट जो उसमें इम्प्रूवमेंट्स होती रही हैं, जो उसमें अमेंडमेंट्स होती रही हैं, तो उसके लिए हमने बिफोर पार्टीशन को जितना भी हमारा टैक्स का सिस्टम था सब कॉन्टिनेंट का उसको 8 स्टेजेस में एक्सप्लेन किया। चलिए अब हम फर्दर जो है बिफोर पार्टीशन की स्टेजेस की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको बिफोर पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो सबसे पहली स्टेज आपके पास आ रही है वो यही है कि इनकम एक्ट 1860। क्योंकि आपको ईयर 1860 से पता चल रहा होगा कि सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश जो थे या जो अंग्रेज़ आए थे 1857 में, और 1857 में जब वो आए तो उन्होंने तिजारत की गर्ज से सब कॉन्टिनेंट में आए थे और उन्होंने एक अरसे तक जो है वो सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत की थी। तो ये जो सारे टैक्स के लॉज हैं ये जो हैं ब्रिटिश या जो यूनाइटेड किंगडम के लोग हैं उनकी जो हुकूमत थी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो जो इनकम एक्ट 1860 था ये उन ब्रिटिशर्स या जो यूनाइटेड किंगडम के लोग थे वहीं से आए थे और उन्होंने ही ये सारे टैक्स के जो एक्ट थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। जितनी भी लेजिस्लेशन थी टैक्स की उन्हीं लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं और फर्दर मैं आपको इससे रिलेटेड स्लाइड्स भी सेंड कर दूँगी जिससे आपको हिस्ट्री को याद करने में या पढ़ने में भी आसानी होगी, समझने में। तो क्योंकि 1860 में उन्होंने इस इनकम एक्ट 1860 को इंट्रोड्यूस करवाया था। किस पर्पस के लिए? क्योंकि वो चाहते थे कि जितनी भी सब कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है उसको टैक्स किया जाए और उस इनकम पे टैक्स वसूल किया जाए।
तो ये टैक्स का सिस्टम जो है काफ़ी पुराना है, लेकिन इसका जो इनिशिएशन ली है, जिसने इंट्रोड्यूस करवाया है, वो ब्रिटिशर्स या जो यूनाइटेड किंगडम के गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी सब कॉन्टिनेंट में। ज़ाहिर है जब सब कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चरल इनकम होती थी, क्योंकि तब ज़्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर के प्रोफेशन से रिलेट करते थे, और एग्रीकल्चरल इनकम ही ऐसी इनकम थी जिस पे टैक्स लगाया जा सकता था। तो जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सबसे पहले जो टैक्सेबल इनकम लगाई थी वो एग्रीकल्चर पे लगाई थी, और उसकी उन्होंने कुछ वैल्यू भी दी थी कि जो शख्स एक साल में 690 रुपये से ज़्यादा अमाउंट, एक साल में 690 रुपये से ज़्यादा अमाउंट कमाता है, उस पर वो टैक्स लगाते थे। तो ये सबसे पहले जो इनकम एक्ट 1860 आया, ये ब्रिटिशर्स ने दिया, और ये 5 साल के अरसा तक जो है वो एप्लीकेबल रहा। मतलब 1860 से 1865 तक ये एक्ट जो है, इनकम एक्ट, लागू रहा। और इसका बेसिक पर्पस यही था कि जो एग्रीकल्चर इनकम थी उस वक्त की, उस पर टैक्स जो है वसूल करना है। जितनी भी सब कॉन्टिनेंट में लोग रहते थे, उनसे उनकी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स रिसीव करना है। तो इनकम एक्ट 1860 इस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ सब कॉन्टिनेंट में। दैट इज़ वी आर डिस्कसिंग बिफोर पार्टीशन। आफ्टर दैट इनकम एक्ट 1860 के बाद इनकम एक्ट 1860 को मज़ीद जो है कन्वर्ट किया गया द लाइसेंस टैक्स एक्ट ऑफ 1867 में। यहाँ पे हमें चूँकि दिख रहा है कि जो लाइसेंस टैक्स एक्ट है 1867 में आया, ठीक है, और जो पुराने वाला एक्ट था वो 1860 से 65, मतलब 5 ईयर्स तक एप्लीकेबल रहा। अब 1865 से 1867 तक 2 साल, 1865-67 तक 2 साल तक कोई भी टैक्स जो है वो चार्ज नहीं किया गया, मतलब कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल तक जितनी भी लोगों ने इनकम अर्न की होगी उस पर टैक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं हुआ, और लोगों ने टैक्स पे नहीं किया। इसका मतलब कि 2 साल तक कोई भी टैक्स चार्ज नहीं हुआ, और उसके बाद 2 साल बाद 1867 में एक लाइसेंस टैक्स एक्ट पेश किया गया जिस पे उन्होंने कुछ उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि लाइसेंस टैक्स एक्ट जो 1867 में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें जो हमारी टैक्सेबल इनकम थी लोगों की, जिस इनकम पे लोगों से टैक्स लिया जाना था, वो उन्होंने मुकर्रर कर दी, या जो फिक्स कर दी थी अमाउंट, वो ये थी कि जितने भी लोग पूरे एक साल में 200 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं, 200 रुपये से ज़्यादा अर्न करते हैं, वो अपनी इनकम पे टैक्स पे करेंगे। और टैक्स का रेट भी जो है वो आइडेंटिफाई किया गया कि जितने भी लोग होंगे जिनकी इनकम 200 से ज़्यादा होगी, पूरे साल में 200 से ज़्यादा कमाएंगे, वो अपनी इनकम पे 2% के लिहाज से या 2% के लिहाज से देंगे, टैक्स अदा करेंगे एनुअली। और इसमें इस एक्ट में, जो कि 1867 का एक्ट था, इसकी एक जो असेंशियल थी वो ये भी थी कि इसमें जो एग्रीकल्चरल इनकम थी उस पर कोई टैक्स नहीं लिया गया। एग्रीकल्चर इनकम को एग्जैम्प्ट कर दिया गया। इसका मतलब है, एग्जैम्पशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जितनी भी एग्रीकल्चरल इनकम होगी उस पर कोई भी टैक्स लागू नहीं होगा। तो ये एक एग्जैम्पशन दे दी उस वक्त की गवर्नमेंट ने लाइसेंस टैक्स एक्ट 1867 में। तो लाइसेंस टैक्स एक्ट ऑफ 1867 की कुछ ये करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मेंशन कर दी गई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि 1860 के बाद 65 तक पहला एक एक्ट लागू हुआ, और उसके बाद 2 साल तक कोई भी टैक्स जो है लोगों से नहीं लिया गया, और ना ही कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया। और उन 2 सालों के बाद 1867 में एक नया टैक्स सिस्टम और एक नया टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको द लाइसेंस टैक्स एक्ट ऑफ 1867 का नाम दिया गया, और उसकी करेक्टरिस्टिक्स बता दी गई। इसके बाद
हमारे पास जो थर्ड स्टेज हम पढ़ेंगे 1867 के एक्ट के बाद। थर्ड स्टेज हमारे पास है द सर्टिफिकेट एक्ट 1868 की। द सर्टिफिकेट एक्ट जी, द सर्टिफिकेट एक्ट 1868। द सर्टिफिकेट एक्ट 1868 में उसने यही चीज़ें दोबारा से डिस्कस की हैं कि जो एक्ट था द लाइसेंस टैक्स एक्ट ऑफ 1867, उसको उसका नाम चेंज कर दिया गया या उसको कन्वर्ट कर दिया गया द सर्टिफिकेट एक्ट 1868 में। और यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस की गई जो कि पिछले वाले एक्ट से थोड़ी सी डिफरेंट थी। यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम थी उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया। मतलब पहले जो लोग साल में 200 रुपये कमाते थे और उनकी इनकम पे टैक्स लगता था, अब उस 200 की लिमिट को बढ़ा के 500 कर दिया गया। इसका मतलब है कि द सर्टिफिकेट एक्ट 1868 के तहत जो लोग साल में 500 रुपये कमाते हैं वो अपनी इनकम पे 1.6% के लिहाज से क्या देंगे, टैक्स अदा करेंगे। इसका मतलब है एक तो अमाउंट भी पर एनम जितनी टैक्सेबल इनकम है वो भी चेंज की गई और जो टैक्स का रेट है वो भी कम कर दिया गया। पहले 2% पे 2% पे टैक्स 2% के हिसाब से टैक्स चार्ज किया जाता था और अब जो है वो टैक्स रेट को कम करके 1.6 कर दिया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पुराना टैक्स का एक्ट था वो सिर्फ 1 साल तक ही एप्लीकेबल रहा। उसके बाद उसका नाम चेंज करके द सर्टिफिकेट एक्ट 1868 इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। जी, तो द सर्टिफिकेट एक्ट 1868 की जो हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स नज़र आई इसमें, और इसके बाद जो हम फर्दर फोर्थ स्टेज पढ़ेंगे वो है इनकम टैक्स एक्ट 2 की। अब इनकम टैक्स एक्ट 2 क्यों लिखा है या इसको मेंशन करने का क्या पर्पस है? अब 1868 में 1 साल के बाद जब सर्टिफिकेट एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 2 इंट्रोड्यूस करवाया गया 1869 में। और ये 1869 में जो इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया ये फर्दर इम्प्रूवमेंट थी या फर्दर आप कह सकते हैं कि एक कन्वर्जन है कि सर्टिफिकेट एक्ट 1868 को कन्वर्ट कर दिया गया इनकम टैक्स एक्ट 2 में। और ये किस साल में हुआ? 1869 में। अब इसकी कुछ मेन असेंशियल्स थी इस एक्ट की जो कि रीन्यू किया गया, जिसको इम्प्रूव किया गया। तो इसकी कुछ खसूसियत थी और वो खसूसियत ये थी कि सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चरल इनकम थी उसको दोबारा से टैक्सेबल कर दिया गया। अब पीछे जब हम प्रीवियस में हमने पढ़ा था द लाइसेंस टैक्स एक्ट में, तो लाइसेंस टैक्स एक्ट ऑफ 1867 को अगर हम देखते हैं तो उसमें अगर आप नोटिस करें तो एग्रीकल्चर इनकम को एग्जैम्प्ट कर दिया गया था कि एग्रीकल्चर इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब हम इनकम टैक्स एक्ट 2 को पढ़ते हैं तो इसमें जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम थी उसको टैक्सेबल कर दिया कि जितनी भी इनकम एग्रीकल्चर से हासिल होगी उस पर टैक्स लेवी किया जाएगा। तो इसका मतलब इसमें मेजर चेंजेस हुई। इनकम टैक्स 2 में काफ़ी चेंजेस की गई और डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस अप्लाई किए गए डिफरेंट इनकम पे। कुछ इनकम बिजनेस की होती है, कुछ एग्रीकल्चरल इनकम होती है, तो डिफरेंट इनकम्स पे डिफरेंट रेट ऑफ टैक्सेस अप्लाई किए गए। और ये सिर्फ 1 साल के अरसे में ही किया गया, मतलब 1868, और नेक्स्ट विद इन 1 ईयर जो है टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया और इसमें बहुत सी जो है लेजिस्लेशन और बहुत सी चेंजेस की गई। अब ये इन्फोर्स हुआ था आफ्टर 1 ईयर ऑफ 1868 द सर्टिफिकेट एक्ट के, और अगले 4 सालों तक
जो जितना भी टैक्स लेवी किया जाता रहा या इम्पोज किया जाता रहा, वो एनुअली मीटिंग्स में, जो लेजिस्लेटर्स की मीटिंग्स होती थी, उसमें उसको टैक्स रेट्स को आइडेंटिफाई किया जाता था और उसको इम्पोज कर दिया जाता था। और इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1972 का, कि 1972 में जो लिमिट थी 500 रुपीज़ की टैक्सेबल इनकम हमने रखी, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने टैक्सेबल इनकम 500 रुपीज़ रखी थी, जिसको इनकम टैक्स एक्ट 2 में क्या कर दिया गया, बढ़ा के 1000 रुपीज़ कर दिया गया। इसका मतलब है अब जो लोग एक साल में 1000 रुपये कमाते हैं वो अपनी इनकम पे टैक्स अदा करेंगे, 1000 या इससे ज़्यादा रुपये कमाते हैं तो टैक्सेबल इनकम की जो लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई। तो एज़ कम्पेयर टू सर्टिफिकेट एक्ट और प्रीवियस 3 एक्ट जितनी भी चेंजेस हुई हैं, उन्होंने जितनी भी लिमिट है टैक्सेबल इनकम की उसको बढ़ाया। पहले 200 थी, लाइसेंस टैक्स एक्ट में जो टैक्सेबल इनकम की लिमिट 200 थी, सर्टिफिकेट एक्ट में 500 कर दिया गया जिसे, और बाद में इनकम टैक्स एक्ट में उसे 1000 रुपीज़ कर दिया गया। तो ये मेजर चेंजेस हुई 1860 से 1860 से ऑनवर्ड 1972 तक ये मेजर चेंजेस टैक्स के रिकॉर्ड में होती रहीं। तो ये हमने 4 स्टेजेस इसकी डिस्कस कर ली हैं हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्सेशन इन पाकिस्तान की। इसके बाद हम इसकी 5th स्टेज पे जाएंगे। जी, द लाइसेंस एक्ट 1870, द लाइसेंस एक्ट 1877 अब मज़ीद टैक्सेस दिए गए। टैक्स ऑन ट्रेड एंड एक्सेस ऑन लैंड वॉज प्रपोज्ड। इसका मतलब हुआ कि जो लाइसेंस एक्ट 1877 था उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गई टैक्स सिस्टम में, और जितनी भी ट्रेड होती थी उस पर भी टैक्स लगा दिए गए, और जितनी भी लैंड एक्वायर की जाती थी या किसी भी शख्स की पोजेशन में होती थी, लैंड टैक्सेस भी इम्पोज कर दिए गए जो कि पहले नहीं किए जाते थे। अब जो 1886 का एक्ट था, द एक्ट इज़ कंटिन्यूड अप टू 1886 विद फ्यू चेंजेस। तो ये जो लाइसेंस एक्ट 1877 है ये 1886 तक चलता रहा। इसका मतलब है कि 1877 से 1886 तक लाइसेंस एक्ट 1877 ही इन फोर्स में रहा, एप्लीकेबल रहा, ठीक है। और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स या चेंजेस कर ली हैं। अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस। अगर कोई भी चेंज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिसको नेसेसरी समझते थे टैक्सेशन के लिए, तो वो इसमें चेंज कर सकते थे। तो लिहाजा 1877 से 1886 तक लाइसेंस एक्ट ही एप्लीकेबल रहा, और इसमें कुछ चेंजेस वक्त के साथ साथ करते रहे जब उनको ज़रूरत पेश आई। इसके बाद इनकम टैक्स एक्ट 1886 इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब कहता है कि जो 1886 का इनकम टैक्स एक्ट था इसमें जो चेंजेस की गई या इम्प्रूवमेंट की गई वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी और बहुत ही एसेंशियल थी किसी भी इनकम टैक्सेशन की हिस्ट्री में। तो कहता है यहाँ जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स हुई, ठीक है, लेजिस्लेशन सिस्टम में, जो कि टैक्स से रिलेटेड लेजिस्लेशन सिस्टम है, वो काफ़ी एसेंशियल या इम्पॉर्टेंट रही हैं। अब यहाँ पे उसने कहा कि जितनी भी एग्रीकल्चरल इनकम थी उसको कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड कर दिया गया। अब एक स्टेज हमने पहले पढ़ी जहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया, उसको कहा गया कि वो टैक्सेबल नहीं है, उसको दोबारा से एग्रीकल्चर इनकम को टैक्सेबल कर दिया गया। अब थर्ड, अब ये जो स्टेज आप फर्दर पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1886 में, इसमें दोबारा से जो एग्रीकल्चरल इनकम थी उसको फिर से एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई भी टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। और इसमें डिफरेंट टैक्स कंसेशंस भी दी गई। अब टैक्स कंसेशन उसने कहा कि किस बेस पे दी गई, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बेस पे,
इसका मतलब है कि जितने भी लोग जिन्होंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई है और वो उसकी प्रीमियम अदा करते हैं, उन लोगों को टैक्स में कंसेशन दी जाएगी। कंसेशन मतलब कुछ छूट दे दी जाएगी, टैक्स की अमाउंट में कुछ कमी कर दी जाएगी। जितने भी लोग लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं या उन्होंने उसकी प्रीमियम अदा कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस की, तो उसको क्या किया जाएगा, उन लोगों को टैक्स में कंसेशन दी जाएगी। ये इस इनकम टैक्स एक्ट में ये पहली दफ़ा इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया और टैक्स की कंसेशंस दी गई। और इसमें बाद इस टैक्स में या इनकम टैक्स एक्ट 1886 में जो सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट या चेंज हुई वो हुई 1903 में। और कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही ऐसी अमेंडमेंट है जो इनकम टैक्स एक्ट 1886 में की गई थी, और ये एक्ट 1886 से 1918 तक कंटिन्यू रहा, लेवी रहा, और इसकी इन्फोर्समेंट 32 ईयर्स तक रही। और ये सबसे लॉन्ग पीरियड था जिसमें कि कोई भी एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो इसका मतलब है कि इनकम टैक्स एक्ट 1886 32 ईयर्स, जो कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है। और इसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो भी कोई ख़ास अमेंडमेंट्स नहीं हुई, सिर्फ एक अमेंडमेंट हुई जो कि 1903 में की गई। और ये वो एक्ट है जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम की प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। एग्रीकल्चर इनकम को प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसकी इनकम को बताया गया कि वो प्रॉपरली और होलली एग्जेम्प्टेड है और उस पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इनकम टैक्स एक्ट 1886 भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है चेंजेस के हवाले से, और क्योंकि ये काफ़ी कम्प्रीहेंसिव भी था इनकम टैक्स एक्ट 1886, तो इसलिए इसका जो एप्लीकेशन पीरियड है वो भी सबसे ज़्यादा रहा, मतलब 32 ईयर्स। तो हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास जो है 7th स्टेज है इनकम टैक्स एक्ट 1918 की। तो 7th स्टेज इनकम टैक्स एक्ट 1918 की है। अब इस स्टेज को वो कहता है कि इस स्टेज में टोटली इंट्रोड्यूस किया गया टोटल इनकम वर्सेस टैक्सेबल इनकम का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि उसने कहा कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1918 है उसमें ये बताया गया कि टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम जो है वो एक ही नहीं है। टोटल इनकम जो हम अर्न करते हैं, जो कोई भी शख्स अपनी कमाता है, वो उसकी टोटल इनकम है। लेकिन जो इनकम टैक्सेबल है, जिस पे टैक्स चार्ज किया जाएगा, वो ये दो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात जो है वो समझाएगी कि टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये इस टैक्स एक्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट जो थी इनोवेशन थी या इम्प्रूवमेंट थी। इसके बाद कहता है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1886 जो हमने इससे पहले पढ़ा, ठीक है, कहता है उसको रिप्लेस कर दिया गया द इनकम टैक्स एक्ट 1918 से, जो कि अब हम पढ़ रहे हैं। मतलब जो पुराना एक्ट था उसको नए एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया। और कहता है इस टैक्स की कुछ खसूसियात थी, और उसमें एक अहम खसूसियत या एसेंशियल ये थी कि ये टैक्स जो इम्पोज किया जा रहा था, ठीक है, उसको उस इनकम पे इम्पोज किया जा रहा था जो कि इनकम अर्न कर चुके हैं। इसका मतलब है जितने भी लोग इनकम जो अर्न कर चुके हैं, बेशक वो इनकम प्रीवियस ईयर की है, उसको क्या किया जाएगा, टैक्स किया जाएगा या उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप 2017 का टैक्स पे कर रहे हैं और अगर उसमें 2016 की कोई इनकम लिखी हुई है 2017 में, तो 2017 में उस 2016 की इनकम को टैक्स किया जाएगा। मतलब टैक्स इम्पोज किया जा रहा था उस इनकम पे जो अर्न कर लिया है, तो उसमें अगर कोई प्रीवियस ईयर की इनकम भी है तो उसको भी टैक्स किया जाएगा। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट जो है टैक्सेशन के सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया कि जो जितनी भी इनकम है वो आपकी करंट है या प्रीवियस है, उसको टैक्स किया जाएगा जो कि आपकी करंट ईयर से रिलेटेड है। कहता है जब इस तरह के
कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम को भी टैक्स किया जाए जो इस ईयर में आपने अर्न की है, या इस ईयर की जो अर्नड इनकम है उसको भी टैक्स किया जाना। तो कहता है कि टैक्सेशन सिस्टम में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आ गई, बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ गई, जिसकी वजह से इनकम टैक्सेशन का सिस्टम जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब कहता है इन चीज़ों को डील करने के लिए एक कमेटी फॉर्म की गई जिसका नाम ऑल इंडिया कमेटी रखा गया, ठीक है। और ये कब हुआ? 1921 में। मतलब 1921 में इन सारी डिफ़िकल्टीज़ या कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए क्या किया गया कि टैक्सेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कमेटी फॉर्म की गई जिसको ऑल इंडिया कमेटी का नाम दिया गया, ठीक है। और इस कमेटी का जो पर्पस था वो ये था कि जितना भी लॉज हैं या जितने भी रेगुलेशंस हैं इनकम टैक्स या टैक्सेशन के अकॉर्डिंग, उसको रिवाइज़ किया जाए। रिवाइज़ करना है मतलब उसको दोबारा से रीन्यू करना है, ठीक है। और जितना भी टैक्सेशन सिस्टम अब तक लेवी या इम्पोज होता रहा है उसके ऊपर एक रिपोर्ट पेश करनी है। ये पर्पस था इस कमेटी का कि सारी चीज़ों को रीन्यू या रिवाइज़ करना है और उसके ऊपर रिपोर्ट भी पेश करनी है। अब इस रिपोर्ट जो कि रिवाइज रिपोर्ट थी टैक्सेशन की, इसके नतीजे में जो भी कमेटी जो ये सारी चीज़ें कर रही थी उसने इसके रिज़ल्ट में एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया और उस एक्ट को इनकम टैक्स एक्ट 1922 का नाम दिया गया। अब इसका मतलब ये है कि इस कमेटी ने जो कि यहाँ पे ये देख रही थी कि इस टैक्सेशन की जो टैक्सेशन सिस्टम में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उसको कैसे रिमूव किया जाए, तो उसने फर्दर उनको रिमूव करने के लिए, उन डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए एक नया टैक्सेशन सिस्टम या एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसको इनकम टैक्स एक्ट 1922 का नाम दिया गया। तो ये सेवन्थ स्टेज थी, ये सेवन्थ स्टेज जो हम पढ़ चुके हैं इनकम टैक्स एक्ट 1918 की। तो 1918 के बाद 1921 में कमेटी बनी और 22 में एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। अब 1922 में जो एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था उसमें अगर हम देखते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1922 की भी कुछ खसूसियात हैं या कुछ एसेंशियल्स हैं जिनको माइंड में रखना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि इस एक्ट में क्या ऐसी चीज़ें थी जो कि पहले वाले एक्ट में या पहले वाली जो लेजिस्लेशंस थी उसमें मौजूद नहीं थी। और ये सारी जो स्टेजेस अभी हम पढ़ रहे हैं ये सारी स्टेजेस जो हैं बिफोर पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट की हैं। जब पाकिस्तानी और इंडियंस जो है वो एक ही जगह पे रहा करते थे, सब कॉन्टिनेंट जिसे हम कहते हैं बरे सगीर। तो उस इरा में या उस दौर में जितनी भी लेजिस्लेशंस होती रही हैं इनकम टैक्सेशन में, तो आज हम सिर्फ वही जो है थॉरली उसको पढ़ेंगे। तो हम पढ़े थे कि इनकम टैक्स एक्ट 1922 की क्या एसेंशियल्स थी इनकम टैक्स एक्ट 1922 की। तो इसमें यह कि कहते हैं कि जितने भी प्रोसीजर्स थे असेसमेंट के उनको बिल्कुल ही कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं? कोई शख्स की इनकम या किसी बिज़नेस की इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, कब टैक्स लगेगा, ये सारे प्रोसीजर हैं असेसमेंट के कि कोई एक शख्स या उसकी किसी शख्स की इनकम या किसी शख्स के बिज़नेस की इनकम कब टैक्सेबल है। कहते हैं ये सारे प्रोसीजर्स जो थे असेस करने के, इन सब को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। एक नए सिरे से टैक्सेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया इनकम टैक्स एक्ट 1922 की से। दूसरा उसने कहा कि जितने भी टैक्सेस थे उनको क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। इसका मतलब हर साल जितने भी टैक्सेस लगाए जाते थे गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से, उनके रेट्स को फिक्स कर दिया गया। ये भी इस एक्ट की एक खसूसियत थी। उसके बाद कहता है कि उन्होंने 1935 में एक कमेटी बनाई एक्सपर्ट की। एक्सपर्ट्स कौन से एक्सपर्ट्स हो सकते हैं?
उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, उसमें फाइनेंस स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, और उसमें टैक्स डिपार्टमेंट के लोग भी हो सकते हैं जो कि क्या करते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम को मज़ीद इम्प्रूव करने में जो है वो हेल्पफुल होते हैं। तो कहते हैं 1935 में एक कमेटी बनाई गई, और उसका मकसद क्या था? और उसका मकसद ये था कि जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स या रेगुलेशंस हैं, जितने भी जो कि टैक्स पर्पस के लिए ज़रूरी हैं, जितने भी लॉज हैं, उनको क्या किया जाए कि दोबारा से देखा जाए, उनको रिवाइज़ किया जाए, और उनको हर पॉसिबल एंगल से देखा जाए कि कहाँ से उनमें कमी बेशी है और उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। तो बेसिकली जो 1935 में कमेटी बनाई गई, उसका मकसद यही था कि जितनी भी चीज़ें हैं उसको हर पॉसिबल एंगल से जो है वो चेक किया जाए कि टैक्सेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन पेश किया जा सके, उनको सॉल्व किया जा सके। फिर इस कमेटी ने, जो कि 1935 में कमेटी बनाई गई थी, उसने क्या किया कि इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया ताकि क्या कर सके, कोई सलूशन या कोई सलूशन निकाल सकें वो इन सारी प्रॉब्लम्स को जो कि टैक्स कलेक्शन में आ रही थी उन लोगों को। तो उसके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, और उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जितना भी टैक्स गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज कर रही है लोगों पे, वो किस तरह से रीज़नेबल है या जस्टिफाइड है। तो जितना भी टैक्स का बर्डन था लोगों पे, जो कि गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया था, वो कितना रीज़नेबल है या कितना जस्टिफाइड है, ये सारा कुछ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया। वो रिपोर्ट जो कि उस कमेटी ने पेश की थी, और ये भी बताया कि क्या जितना भी टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जो कि टैक्स को एडमिनिस्टर कर रहा है, उस पर जो काम कर रहा है टैक्स सिस्टम पे, क्या उसका ये सारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का एफिशिएंटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हर जो टैक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसकी एफिशिएंसी बताना भी इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बताना, और उसके अलावा जितना भी टैक्स का सिस्टम था उसको कन्वर्ट कर देना जो है नए सिस्टम पे, जो कि टैक्स कलेक्शन के लिए बेहतरीन रहेगा। इसके बाद जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो एक एलिमेंट है वो ये है 1922 का जो एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट। 1935 में कमेटी के बनने के बाद जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो असरटेन की गई कि उसकी टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी को असरटेन करना, टैक्स जो इम्पोज हो रहा है क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो रीज़नेबल है, उसको डिटर्मिन करना, ये सारी कमेटी के काम के बाद 1944 में एक फिनोमिना और एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से, दैट इज़ पे एज़ यू अर्न। अब पे एज़ यू अर्न का मतलब है कि जैसे ही आपने कोई इनकम अर्न की है, ठीक है, तो उस पर आपने टैक्स उसी वक्त डिडक्शन दे देनी है। जैसे ऐसा होता है कि कुछ लोगों की सैलरीज उनके अकाउंट में आती हैं, और अकाउंट में आने के फ़ौरन बाद उनके जो अर्निंग होती है या उनकी जो रेम्यूनरेशन होती है उस पर टैक्स की डिडक्शन हो जाती है, और टैक्स की डिडक्शन को माइनस करके उनकी इनकम या सैलरी जो है उन लोगों को दी जाती है। तो इसका मतलब पे एज़ यू अर्न, जैसे ही आपने अर्न की इनकम और आपके पास आई है उस पर टैक्स फौरी तौर पे डिडक्ट कर लिया गया है, और डिडक्शन के बाद आपको क्या दे दी गई है, आपको आपकी जो रेस्ट ऑफ द पे दे दी है। जैसे गवर्नमेंट के बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो कि अगर डेली वेज पे भी लोगों से काम लेते हैं, तो क्या करते हैं कि जितना भी कमाया होता है उसमें से टैक्स की अमाउंट डिडक्ट करने के बाद उनको उनकी वेज, उनकी इनकम पे करते हैं। तो इसका मतलब है पे एज़ यू अर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी हमारे इदारों में कहीं ना कहीं मौजूद है और इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये स्कीम जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 1922 में।
अब इसी इनकम टैक्स एक्ट 1922 में एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये भी है कि 1945 पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट से पहले 1945 में जितनी भी इनकम जो अर्न कर ली है और जो अनअर्नड है, अर्न का मतलब वो इनकम जो आपने कमा ली है, और अनअर्नड जो अभी तक आपने कमाई नहीं। अर्नड और अनअर्नड में थोड़ा सा फ़र्क जो है वो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पता होगा कि अनअर्नड इनकम वो इनकम होती है जो आपने रिसीव तो कर ली है लेकिन उसके अगेंस्ट आपने सर्विसेज नहीं दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी शख्स से पैसे रिसीव कर लिए उसके घर को वाइट वॉश करने के लिए, लेकिन आपने क्या किया, आपने उससे पैसे ले लिए लेकिन उसके घर को वाइट वॉश नहीं किया, मतलब उसके घर में जो आपने कलर करना था या वाइट वॉश करना था वो नहीं किया, आपने अभी सर्विसेज नहीं दी। तो आपके पास इनकम तो आ गई है, पैसे तो आ गए हैं, लेकिन वो कौन सी इनकम है, अनअर्नड, जो कि अभी आपने अर्न नहीं की। और दूसरी इनकम होगी अर्नड इनकम। अर्नड इनकम वो इनकम होती है जिसके आपने पैसे भी ले लिए हों और जिसके अगेंस्ट आपने सर्विसेज रेंडर कर दी हों। तो कहता है कि 1922 का जो इनकम टैक्स का एक्ट था उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई कि जो इनकम अर्नड है और अनअर्नड है उसको क्या किया गया, सेपरेटली डिस्टिंक्शन दी गई, और क्या क्या कहा गया कि ये दोनों चीज़ें या ये दोनों इनकम जो हैं अर्नड या अनअर्नड, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। और उसके अगेंस्ट फिर उन्होंने जो हमारी अर्नड इनकम है उस पर कुछ कंसेशंस भी दी। कंसेशंस का मतलब छूट भी दी उस इनकम पे जो कि हम अर्न कर चुके हैं या कमा चुके हैं। तो ये जो अहम चेंज हुआ, चेंजेस या डिफरेंट इम्प्रूवमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई 1945 में। अब अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो जो टाइम पीरियड हमने पढ़ा है वो 1860 से स्टार्ट हो रहा है। 1860 जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि 1857 के बाद, 1857 मतलब जब ब्रिटिशर्स आए थे सब कॉन्टिनेंट में, तो उसके बाद जो फर्दर उन्होंने इनकम टैक्स के जो है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई और उसके डिफरेंट एक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए टैक्स कलेक्शन पर्पस के लिए। डेफिनेटली जब ब्रिटिशर्स ट्रेड की पर्पस से सब कॉन्टिनेंट में आए थे, तो ट्रेड का जो सबसे ज़्यादा उनको एडवांटेज तभी होता जब उनको टैक्स कलेक्शन का डिपार्टमेंट प्रॉपर होता। तो उन्होंने टैक्स कलेक्शन के डिपार्टमेंट को प्रॉपर बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट्स की, जो कि हमने अभी पढ़ी भी हैं कि पार्टीशन होने से पहले क्या एफर्ट्स थी या क्या कौन से एक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे उन्होंने टैक्स कलेक्शन के लिए, ताकि उनकी तिजारत जो है इस्टेब्लिश करे। तो हम इसका जो सेकंड पार्ट है हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्सेशन इन पाकिस्तान वो हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आपको आफ्टर पार्टीशन की जो 14 स्टेजेस हैं वो भी टाइम पीरियड और ईयर्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन की जाएंगी, जिससे आपको जो है कनेक्ट करने में भी आसानी रहेगी कि पहले 1860 से ऑनवर्ड 1945 तक क्या हुआ, और उसके बाद जब पार्टीशन हो गई 1947 में, तो तब पाकिस्तान ने जो स्ट्रक्चर था अपना टैक्सेशन का वो किस तरह से इस्टेब्लिश किया। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फर्दर मोर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो आपके माइंड में, तो आप पूछ सकते हैं अपनी, और अपनी अटेंडेंस जो है वो मेक श्योर करें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और कोई भी फीडबैक आपकी तरफ से, कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।